इंदौर नगर निगम कर्मचारियों की मनमानी कहे या गुंडागर्दी, एक दुकानदार का कैसे सामान फेंक रहे हैं। अतिक्रमण हटाने की मुहिम को लेकर कैसे दुकानदार का सामान सड़क पर फेंक दिया। वहीं आरोप भी लगाया जा रहा है कि पैसा मांगते हैं, पैसा दे दो तो कुछ भी नहीं कहते, नहीं तो चालान बनाने की धमकी देकर अवैध पैसे की वसूली करते हैं। जब दुकानदार पैसे नहीं दे पाता है तो दुकानदार का सामान सड़क पर फेंक देते हैं। क्या नगर निगम के अधिकारी इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं? क्या ऐसे की चलेगी नगर निगम कर्मचारियों की गुंडागर्दी और जनता का शोषण किया जाएगा? यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। ऐसे कर्मचारियों पर शर्म आनी चाहिए। इंदौर के नगर निगम कर्मचारियों को और महापौर जी को यह वीडियो देखने के बाद जिन्होंने की नगर निगम में सिर्फ और सिर्फ वसूली करने वाले गुंडे पाल रखे हैं, जिनको अगर पैसा ना दिया जाए तो वह व्यापारियों का नुकसान कुछ इस तरह से करते हैं। और स्वच्छ इंदौर की सड़कों को गंदा भी इसी तरह से किया जाता है। नगर निगम पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती। अगर कोई व्यापारी एक कागज भी फेंक देता है तो उससे पर कार्रवाई हो जाती है। इंदौर नगर निगम के कर्मचारी गरीब आदमी को परेशान करा जा रहा है। चौराहे पे ठेला लगाया गया था, हर जगह हर ठेले लगे हुए हैं और पर्सनल इनका ही पता नहीं किस बात का विरोध है, किस बात का विरोध है। ये अधिकारी क्या कर रहे हैं? लेट हो रहा है, क्या कंडीशन है? रोज रोज की परेशानी आप धंधा करने पूरा माल फेंक दिया ना, वीडियो नगर निगम वालों ने ये गोपुर चौराहे की कंडीशन है, सुबह काफ़ी देर से परेशान करा जा रहा था गरीब आदमी को बात। अरे बाबू जी रोज रोज परेशान कर दो, धंधा करने के टाइम तो बोल दो माल फेंक देंगे, हवा निकाल रहे गाड़ी के टायर में से, फिर बाद में माल नहीं फेंकेंगे तो क्या करेंगे? चलो बढ़ाओ। चलो जान दो। आज पूरे देश में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। उसी तरह इंदौर में ईद उल अजहा की नमाज ईदगाह में शहर काजी डॉक्टर इरशाद अली ने अदा कराई। इस मौके पर शहर काजी ने मुल्क की सलामती की दुआ के साथ इंसाफ के कायम रहने और बीमारों की शिफा के लिए दुआ की गई। ईद के मौके पर इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह और एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह ने ईदगाह पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और उपस्थित लोगों से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। उस दौर में मई जून के अंदर रज़ाई ओढ़ के सोना पड़ता था, इतनी ठंडी हवाएं आती थी। यहाँ पुराने लोग कहते होंगे को जानते होंगे कि मालवा का इंदौर कितना ठंडा हुआ था, इसीलिए इसको शबे मालवा बोलते। हमने तमाम हरे दरख्त काट दिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी। प्रोजेक्ट ये है कि हमको जहाँ भी दरख्त कोई काट रहा हो तो उसका हमको एतराज करना होगा, विरोध करना होगा, और हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए। तो वादा करिए कि मस्जिद है, इंशाअल्लाह इस मरीज में हर इंसान एक दरख्त लगाएगा। तो दरख्त में सबसे फायदेमंद अगर कोई दरख्त है तो सुरजने की फली वाला दरख्त है। आप देखें 60-70-100 रुपए किलो सुरजने की फली बिकती बाजार के अंदर। सुरजने की दरख्त लगाइए, हरा भरा भी रहेगा और उसकी फली भी बिक जाएगी, आप भी खाएं और बाजार में बेचें, फायदे का काम है। मैं पिछले कई सालों से नशे, आप हजरात भी जानते हैं कि नशा जो है ये नौजवानों की नस्लों को खत्म कर रहा है। तो आप हजरात अपने इलाके में ये ध्यान रखें कि नशा बेच कौन रहा है, और नशा बेचने वालों की जानकारी मुझे दें, क्योंकि अगर इसी तरह से बच्चे नशा करते रहे तो 20 साल बाद नौजवान मिलेंगे नहीं आपको।
मेरे यहाँ दिन भर मियाँ बीवी के झगड़े आते हैं और उसमें से 90% नशा है। तो हम नशा करके मारता है, वो नशा इजीली मिल रहा है। वो कोई एमडी क्या होता है, एमडी है और पता नहीं कौन कौन से नशे आ गए हैं। तो उसकी पहली जिम्मेदारी वालिदैन की है कि अगर हमने शादी कर कर बच्चे पैदा करे हैं तो उसकी तालीम और तरबियत का भी ख्याल रखें। और ये जो शैतान हमारे घरों में आ गया है, पहली बात तो ये बच्चों को देने की जरूरत ही नहीं। बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, शैतान से क्या लेना है। वो बहुत ज्यादा ही जरूरत है तो कीपैड वाला फोन दे दीजिए, स्मार्टफोन देने की जरूरत नहीं। और अगर स्मार्टफोन दो रखा है तो आप चेकिंग करिए कि इसकी क्या चल रहा है इसके अंदर, क्योंकि ये बहुत खराब दुनिया की है। ये हमारे दिमागों पे इसने कब्जा कर लिया है। हम क्या बात कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब इसके निकाल में आ रहा है। और ये जो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या बोलते हैं, आ गया AI, हाँ जो भी है, अब तो ये आ गया कि आपकी आवाज में ही कोई आवाज निकाल के आपके घर वालों को फोन करके कहेगा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, पैसे जमा कर दो, जबकि आपको मालूम ही नहीं। तो ये सोशल मीडिया के अंदर आदमी मतलब अब भरोसे लायक नहीं है। हूबहू आपकी नकल बना दी जाएगी, हूबहू आपकी आवाज की नकल बना दी जाएगी। तो मेरा ही मानना है कि ये जब नहीं आया था स्मार्टफोन, तभी दुनिया बड़ी हसीन थी, बहुत अच्छी थी, चली रही थी। ये स्मार्टफोन को यूज करना बंद कर दिया है, तो जहनी तौर से आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आपकी जिंदगी को कम कर रहा है। इंदौर पुलिस द्वारा लगातार अवैध हथियार सप्लाई करने वाले अपराधियों पर कार्यवाही की जा रही है। शहर के आजाद नगर पुलिस ने चंबल क्षेत्र से सस्ते दामों में अवैध हथियार लाकर इंदौर में बेचने की फिराक में घूम रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी से 4 अवैध हथियार और 2 कारतूस बरामद किए गए हैं। आरोपी पर इंदौर में पहले से कई मामले दर्ज हैं। आजाद नगर एसीपी रविंदर बिलवाल ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, मूसाखेड़ी क्षेत्र में एक संदिग्ध युवक घूम रहा है जिसके पास कई पिस्टल है। जिसके बाद पुलिस ने क्षेत्र में घूम रहे युवक को पकड़ा। तलाशी लेने पर युवक से 12 बोर के 3 देसी कट्टे और 315 बोर का 1 देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। आरोपी अभिषेकपुरी विदिशा का निवासी है। आरोपी युवक के विरुद्ध पूर्व में भी कई आपराधिक प्रकरण दर्ज है। वहीं शहर के विजयनगर थाने में भी अवैध हथियार का प्रकरण दर्ज है। आरोपी अभिषेक ने बताया कि वह चंबल इलाके से कम दामों में हथियार लाता था और इंदौर में ऊंचे दामों पर बेचता था और ग्राहकों को देखकर मन मुताबिक भाव पर सौदा करता था। जी हाँ, हमारे यहाँ आजाद नगर पुलिस ने एक सूचना पर एक आरोपी पकड़ा है, अभिषेकपुरी निवासी विदिशा। इनके पास से हमें 4 कट्टे मिले हैं, 3 315 बोर के, 1 12 बोर का कट्टा है। सर कहाँ से क्या पकड़ा है, कहाँ से क्या सप्लाई करने वाला था? इसे मूसाखेड़ी क्षेत्र से पकड़ा है और ये मूलतः ये जो है चंबल क्षेत्र से लाता था कम दाम में और इसे इंदौर के ही क्षेत्र में सप्लाई करता था। किसको देता था? अभी तक कोई ना कोई गिरोह का नाम आया? अभी वो व्यवस्था में चल रहा है, उसका जैसे ही पता चलेगा उसका आगे बताएंगे। हाँ जी हाँ, इसके पूर्व में अपराध रहे हैं, मारपीट के 4-5 अपराध रहे हैं और इससे पहले विजयनगर थाना क्षेत्र में भी ये आर्म्स के साथ पकड़ा गया है इसी वर्ष। 4 से 5 आर्म्स रहेंगे तो आखिरकार किसको देने आया था, कुछ ऐसा बताया था अभी? ये वहाँ से कम दाम में खरीदता, यहाँ जैसे जैसे इसे ग्राहक मिलते जाते थे उसे देना बता रहा है। कब से ऐसा कर रहा था? उसका अभी ये निकाल रहे हैं इसकी जो विवेचना में, जैसे ही होगा और अगर इसमें कोई लिंक मिलती है तो उसे और कीमत आई सर? इसमें कीमत एक उसकी करीब 15-15 हज़ार रुपये में बेचता था। और आरोपियों की रिकवरी? इसका एक आरोपी है अभिषेकपुरी निवासी सिरोंज विदिशा। अभी तो यही अकेला बताया है, जिससे लाना है उस पर भी विवेचना की जाएगी। तो जो पहली खेप थी इससे पहले भी कर चुका सप्लाई है? अभी तो ये बता रहा पहली खेप है, लेकिन इस पर हो सकता है पहले भी रहा। जो विजयनगर में इसका चूंकि एक प्रकरण बना है तो संभवतः ये पहली खेप नहीं होगी, तो आरोपी से और इसके बारे में और पता करेंगे। सर पिस्टल तो अधिकतर बदमाश ले आते हैं, इसमें कारतूस कहाँ से सप्लाई होती है उस चेन तक पुलिस कभी नहीं पहुँच पाती, क्या कारण रहता है? निश्चित ही आप सही बता रहे हैं, इसमें भी हम लोग करेंगे विवेचना में कि कहाँ से कारतूस आए हैं, इसमें भी करेंगे।
अलीराजपुर जिले की जोबट पुलिस को मिली बड़ी सफलता, लूट के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। घटना के 72 घंटों के अंदर लूट का किया गया पर्दाफाश। जोबट में 3 दिन पहले मिनी फाइनेंस कर्मचारी के साथ हुई लूट के आरोपियों को 72 घंटों के अंदर ही गिरफ्तार कर लूट का माल एवं घटना में प्रयुक्त वाहन को बरामद करने में सफलता मिली है। घटना 3 दिन पहले अज्ञात बदमाशों के द्वारा मिनी फाइनेंस के कर्मचारी सुनीत पिता कोदा सिकांड निवासी नहारपुरा पेटला वध अपने साथी नारायण के साथ फील्ड कलेक्शन की राशि 1,19,500 रुपए लेकर ग्राम बलेड़ी तरफ से जोबट आ रहे थे। तभी जोबट बोरी रोड रेलवे ब्रिज के आगे पहुंचे थे कि एक मोटरसाइकिल पर आया अज्ञात बदमाशों के द्वारा माइक्रो फाइनेंस कर्मचारियों को रोककर उनके पास से कलेक्शन राशि को लूट लिया, जिसकी सूचना जोबट थाने पर दी गई। जोबट पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू की और अज्ञात बदमाशों की धरपकड़ हेतु एक व्यापक अभियान शुरू किया। पुलिस टीम ने घटना के 72 घंटों के भीतर ही लूट की घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों का पता लगाकर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दिनांक 4 जून 2025 को थाना जोबट में जोबट बलेड़ी मार्ग जो है वहाँ पर एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, मिनी माइक्रो फाइनेंस कंपनी। उसके 2 अधिकारी थे, एक का नाम था सुनील पिता कोदा और दूसरा था नारायण। ये दोनों जो है अपने ऑफिस से निकले थे और जो कलेक्शन होता है वो करने के लिए। तो बलेड़ी और जोबट के बीच में जब वो बलेड़ी से जोबट आ रहे थे, एक मोटरसाइकिल पे 2 लोग आए और उसको रोका और उसके पास जो बैग था जिसमें जो कलेक्शन की हुई राशि थी उसको वो छीनकर भाग गए। चूंकि मामला गंभीर था, लूट से संबंधित था, इसमें न सिर्फ अपराध कायम किया गया तुरंत, इसमें हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी, हमारे एडिशनल एसपी प्रदीप पटेल और हमारे जो नए हमारे एसडीओपी है वो वहाँ पर मौके पे पहुँचे और फरियादी से बातचीत की। वो कहाँ से उसने कलेक्शन किया था वो पूरी जानकारी प्राप्त की और पूरा जो हमने जहाँ से वो सुबह से लेकर रात मतलब शाम तक निकला था वो सभी स्थानों को देखा। उसके बाद में टीम बनाई गई और टीम बनाने के लगातार वहाँ के जो गुंडे बदमाश थे और जो पूर्व के जो लूट के आरोपी थे उनके बारे में पता किया गया और हमने ये जो इस लूट का पूरा खुलासा किया। ये लूट जो है इसमें 2 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। जो लूटी हुई राशि है वो हमने बरामद की है। इसमें जिनको हमने अरेस्ट किया है उसका नाम है नरबत उर्फ नरू। ये नरबत उर्फ नरू जो है ये पूर्व का अपराधी है, पूर्व में भी कई लूट के मामले और डकैती की तैयारियों जैसे अपराध में शामिल रहा है। और दूसरा है तोड़ सिंह उर्फ तोलिया। ये जो दोनों व्यक्ति हैं ये जोबट थाना क्षेत्र तालाब फलिया के रहने वाले हैं और इन दोनों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने स्वीकार किया कि ना सिर्फ उनके द्वारा ये वाली लूट, इसके पहले भी करीब 10-12 दिन पहले एक लूट हुई थी बोरी थाने में, तो बोरी थाने की लूट भी इन्होंने ही किया रखी थी। दोनों ही लूट का पुलिस द्वारा खुलासा किया गया है और इन दोनों मामलों के अलावा अभी 1-2 और चोरी की और जो संपत्ति संबंधी अपराध है इसमें उनसे पूछताछ की जा रही है और पूरी उम्मीद है कि हमें इसमें और भी सफलता मिलेगी। आसपास की जो सरहदी हमारे जो जिले हैं उनमें भी इस तरह की घटनाएं हुई थी, उनको इनके संबंध में उनको भी सूचनाएं हमने दे दी। ये जो टीम थी जिनके द्वारा किया गया इसमें एसडीओपी, एडिशनल एसपी और हमारे जो थाना प्रभारी है विजय वास्केल, इनके द्वारा काफ़ी मेहनत के साथ में, क्योंकि लगातार 2 रात तक ये लोग उसमें वहाँ के जंगलों में और वहाँ की जो देहात का जो एरिया और फलिए घूमे हैं और इनको पकड़ा है। इसमें जो नरबत उर्फ नरू है ये जैसा मैंने बताया कि इसके पूर्व में भी कई इसने घटनाएं की है और 2024 के 2 मामले थे, दोनों ही लूट के मामले थे 309/6 BNS के। इन दोनों पुलिस के पास पेंडिंग थे, इन दोनों में ये फरार था। एक अपराध में 5,000 रुपए का इनाम था, एक में 2,000 रुपए का इनाम था। दोनों ही अपराधों में इसकी गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा पिछले 2022 के 2 मामले हैं, 457, 380 और 23-24 के भी लूट के और साधारण मारपीट के ही मामले। ये हिस्ट्री शीटर भी है थाना जोबट का और यही पूरी इस केस का और है। अभी और भी इससे पूछताछ की जा रही है।
इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है ग्वालियर से। जया रोगी अस्पताल में कोरोना संक्रमण की दस्तक, मचा हड़कंप। जीआरएमसी के 3 जूनियर डॉक्टर कोरोना संक्रमित पाए गए। तीनों को किया गया आइसोलेट। दिल्ली से लौटी युवती व एक जूनियर डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव। इसी हालत में दिल्ली से लौटे थे, बुखार आने पर कराई थी जांच। इस वक्त की बड़ी खबर इंदौर से। के मिश्रा से एमपी हेड विशाल भावसार की बेबाक बातचीत। देखिए शहर प्राइम डिजिटल चैनल पर। केवल क्या कहा मिश्रा जी ने। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा से गौवंश तस्करी, लव जिहाद और धाकड़ प्रकरण को लेकर पूछे गए सवाल और उसके सटीक जवाब। मैं हूं विशाल भावसार और आप देख रहे हैं शहर प्राइम डिजिटल। इस वक्त मौजूद हूं मैं प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता हाईकोर्ट श्री के मिश्रा जी के साथ। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि किस प्रकार से इस वक्त कांग्रेस की स्थिति मध्य प्रदेश में है और जो जिन मुद्दों पर वे हमेशा ऐसे ही भाजपा को घेरते रही है, ऐसे कुछ मुद्दों के साथ मैं उनसे बात करता हूँ। जी नमस्कार सर, आपका शहर प्राइम पर। सर किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस कम पड़ रही है सर जमीनी स्तर पर? हम पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मैदान में हैं, क्योंकि मीडिया तंत्र, जनसंपर्क, साधन, प्रशासन, पैसा भारतीय जनता पार्टी के पास है और 21 सालों से हम लोग सरकार में नहीं हैं, तो हमें एक संगठित और संपन्न विचारधारा से लड़ना है। वो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और हमें सफलता भी मिल रही है उसमें। सर गोवंश के हमेशा मुद्दे उठाते रही है कांग्रेस की। जिस प्रकार गोवंश संरक्षण की बातें करती है भाजपा और तस्करी हो रही है कई जिलों में, सीमावर्ती इलाकों में कि गुजरात और महाराष्ट्र से सटे। सर इनके बारे में क्या कहेंगे? जहाँ तक गौवंश का ताल्लुक है उसकी रक्षा होनी चाहिए। हम भी हिंदू संस्कृति के पैरोकार हैं, मगर देश में जब से माननीय नरेंद्र मोदी साहब आए हैं प्रधानमंत्री बनकर, उसके बाद मांस का निर्यात कितना बढ़ा है, कितना प्रतिशत बढ़ा है जी, उस पर चर्चा हो जाए। सर्वाधिक मांस की बिक्री और उसका निर्यात एनडीए सरकार में बढ़ा है। और जो लोग गोवंश की बात करते हैं, हिंदुत्व और सनातन के ठेकेदार बनते हैं, उन लोगों को मांस विक्रेताओं से 250 करोड़ रुपए चंदा लेने में भी कोई परहेज नहीं है। तो ये लोग कैसे सनातनी हैं, कैसे हिंदुत्व के ठेकेदार हैं, कैसे हिंदुत्व के पैरोकार हैं, ये स्पष्ट करना चाहिए। सही। सर एक लव जिहाद का मुद्दा भी बार बार उठ के आते रहा है और काफ़ी मतलब बड़े तरीके से आता है कि लव जिहाद होता है। अब क्या बोलना है इस बारे में, लेकिन किस स्तर पे कांग्रेस देख रही है? लव जिहाद के लिए इस देश में पर्याप्त कानून है। भोपाल में लव जिहाद की घटना हुई, जिस मछली पर हम लोगों ने अटैक किया था, वो मछली
किन किन मगरमच्छों के संरक्षण में काम कर रहा है, उसकी नाम आने के बावजूद भी आज तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? भारतीय जनता पार्टी के लोग ही उसको क्यों बचाते हैं? लव जिहाद तो दिखाई दे रहा है, मगर मनोहर लाल धाकड़ के प्रकरण पर भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बोली? बिल्कुल, तो इन पर भी विचार होना चाहिए। कहीं ना कहीं एक देखा गया उस प्रकरण में कि धाकड़ पर जो कठोर कार्रवाई होनी थी उसके बजाय जो टोल के जो कर्मचारी थे जो उनको हटा दिया गया। तो ये किस प्रकार मानेंगे आपकी तानाशाही? अब आप सोचिएगा जी कि जिस तरह का नेशनल हाईवे पर अपराध धाकड़ जी ने किया है, उनकी 24 घंटे भी पूरे नहीं होते हैं जमानत हो जाती है। क्यों हुई? क्या सामान्य अपराधी को भी इस तरह के जघन्य अपराध में जमानत मिलती है? जो वीडियो आपने भी देखा होगा, बिल्कुल, शायद मैंने अपने राजनीतिक जीवन में नग्नता का इतना खुला प्रदर्शन सड़क पर नहीं देखा है। अपराधी की जमानत हो रही है। सर आने वाले महिला कौन थी जी, आज तक पता नहीं है। जी टोल के कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया। तो नैसर्गिक सिद्धांत है कि एक पक्षी न्याय नहीं होता है। आप उन टोल कर्मचारियों की बात सुनते? जी मनोहर लाल कह रहे हैं कि वीडियो में मैं नहीं हूँ। आप नहीं हैं तो 5 लाख रुपए आपने अपने अकाउंट से उनके अकाउंट में, टोल कर्मचारियों के अकाउंट में ट्रांसफ़र क्यों किए? आप खुद कह रहे हैं कि 15 लाख रुपए मांगे थे, तो 5 लाख आपने क्यों दिए? यानी आप अपराधी हैं? जी बिल्कुल। और आने वाले दिनों में कांग्रेस को क्या देख रहे हैं आपकी, किस प्रकार से इन मुद्दों को लेके विधानसभा में और जमीनी स्तर पर हर जगह मध्य प्रदेश में कांग्रेस भाजपा को घेरेगी? बिल्कुल घेरेंगे हम। सड़क से, संसद से लेकर विधानसभाओं तक बीजेपी को घेर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ईवीएम की मेहरबानी पर सरकारों में आती है। जिस दिन ईवीएम से चुनाव बंद हो जाएंगे उस दिन 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान लेने वाला कोई भी नहीं होगा। लेकिन भाजपा जो दिखा रही है, भले मीडिया में हो, हम भी मीडिया के करता धरता हैं, लेकिन जो दिखा रही है कि ग्राउंड लेवल पर हम बहुत विकास कर रहे हैं, हो भी रहे हैं कई जगह, ज़मीनी स्तर पर उन चीज़ों को वो है क्या? बहुत सारे भ्रष्टाचार देखने को मिल रहे हैं। नई पार्लियामेंट आपने देखा था, पहली बारिश में क्या हो गई थी? जी राम मंदिर जिसके दम पर इन्होंने सरकार बनाई, उस राम मंदिर में कितना भ्रष्टाचार हुआ, उसके निर्माण में कितना घोटाला हुआ, उसकी ज़मीन खरीदी में चंपत राय जो इनके ट्रस्टी हैं, उनके खिलाफ संजय सिंह ने तो सीधे आरोप लगाए हैं। आज तक उसका खंडन क्यों नहीं किया? आज ही मैंने पढ़ा है कि लाखों रुपए का प्रसाद में घोटाला हुआ है राम मंदिर में, रामलला के नाम पर। तो जब धर्म को इन्होंने भ्रष्टाचार सरकार बनाने का और अपनी आर्थिक समृद्धि का माध्यम बना लिया है, तो इन लोगों से किस विकास की बात? हाँ, विकास ज़रूर हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हुआ है। जिनके पास पंचर जुड़वाने के साइकिल के पैसे नहीं होते थे, आज 50-50 लाख की गाड़ियों में घूम रहे, वो पैसा कहाँ से आ गया है? ईडी सीबीआई को ये क्यों नहीं दिखते हैं? भाजपा के दूषित शासन से वे नाराज हैं या देख सकते हैं, लेकिन अब इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस किस प्रकार आने वाले दिनों में विधानसभा और ज़मीनी स्तर पर कांग्रेस भाजपा को घेरेगी, ये देखने वाली बात होगी। मेरे सहयोगी सुमित मारोठिया के साथ मैं विशाल भावसार, शहर क्राइम डिजिटल। नागदा में इन दिनों शासन द्वारा भूमाफियाओं के दबाव में स्थानीय अधिकारी कार्य किया जा रहा है। न्यायालय से आदेश होने के बाद भी मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है। ये बात एक अजा वर्ग के पीड़ित किसान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के समक्ष कही। पीड़ित अंकित परमार ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में कहा कि मेरी जमीन पर कुछ लोग वर्षों से कब्जा करके बैठे हुए हैं। न्यायालय ने आदेश दे दिया
तथा कब्जा भी दिला दिया। उसके बावजूद भी भूमाफिया ने प्रशासन द्वारा कब्जे के लगाए गए निशान उखाड़ दिए हैं। राजस्व विभाग द्वारा कब्जा दिलाने के दौरान जमीन पर कब्जा करने वाले आशिक मेव व उसके साथियों ने मेरे परिवार के साथ मारपीट की। इस दौरान मेरे परिवार की महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई। इतना ही नहीं, आशिक मेव व उसके साथियों ने महिला पुलिस आरक्षक शर्मिष्ठा शुक्ला के साथ भी झूमा झटकी व धक्का मुक्की करते हुए अभद्रता की। पटवारी द्वारा बनाए गए पंचनामे में भी इस विवाद का उल्लेख किया गया। 2.5 बीघा जमीन पर कर रखा था अवैध खनन। पीड़ित अंकित परमार ने बताया कि वह चाय की दुकान लगाकर अपना जीवन यापन करता है। उसकी पैतृक जमीन जुना नागदा हल्का क्षेत्र में रंगोली गार्डन के सामने ग्राम भीमपुरा के रास्ते पर 5.5 बीघा के लगभग स्थित है। इस जमीन पर पिछले 13 वर्षों से ईंट भट्टा संचालक आशिक मेव ने अतिक्रमण कर रखा था। आशिक मेव के द्वारा मेरी लगभग 2.5 बीघा जमीन से पीली मिट्टी निकाली तथा शेष 3 बीघा जमीन पर आशिक व उसके साथी शंभू ने कब्जा कर रखा था। जब हम जमीन पर गत वर्ष खेती करने पहुंचे तो हमने देखा कि इन लोगों ने हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। मैंने इसकी शिकायत दिनांक 5 अक्टूबर 2024 को पहली बार जन सुनवाई में की थी। इसके बाद तहसीलदार के समक्ष जमीन के सीमांकन का आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर तहसीलदार ने जमीन के सीमांकन का आदेश दिया और मैंने खनिज विभाग में भी अवैध खनन की शिकायत की थी। खनिज विभाग से टीम भी आई थी एवं उन्होंने जाँच की, जिसमें अवैध खनन पाया गया था। अवैध खनन का पंचनामा भी दिनांक 23 नवंबर 2024 को बना था। पुलिस के सामने की मारपीट तहसीलदार के आदेश पर दिनांक 25 अक्टूबर 2024 को मेरी जमीन का सीमांकन हुआ, लेकिन उसके बाद भी मुझे मेरी जमीन नहीं मिली। तहसील कार्यालय में धारा 250 की कार्रवाई के लिए प्रकरण चला। 20 मई 2025 को तहसीलदार ने मुझे जमीन पर कब्जा लेने का आदेश जारी किया गया, जिसके बाद राजस्व विभाग पुलिस बल की मौजूदगी में मुझे 2 जून 2025 को कब्जा दिलाने मौके पर पहुंचा। वहां पर कब्जा करते समय पुलिस बल के सामने की आशिक मेव व उसके साथियों ने मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी है। ये मामला दोपहर 1 बजे का था। उसके बाद मैं मंडी पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाने पहुंचा तो पुलिस का कहना था कि आशिक मेव के खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, जबकि मेरे द्वारा पुलिस को मौके पर हुई मारपीट के वीडियो भी दिखाए गए, जिसमें आशिक मेव भी दिखाई दे रहा था। एसडीएम ने भी नहीं की सुनवाई। राजस्व विभाग ने जब 2 जून को हम कब्जा दिलवाया, उस समय हमने जमीन पर पटवारी और पुलिस की मौजूदगी में सीमा चिन्ह लगाए गए थे। जब हम अगले दिन सुबह जमीन पर पहुंचे तो वह सीमा चिन्ह हटा दिए गए थे। उसकी शिकायत करने जब पुलिस के पास पहुंचे तो पुलिस का कहना था कि सीमा चिन्ह हटाने की शिकायत एसडीएम के यहां से रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। जो भी है मार देंगे तो मर जाएंगे, उससे कुछ नहीं, पर मेरी जमीन है वो मैं तो लेके रहूँगा। उसके बावजूद बार बार बोलते हैं, हर किसी को बोलते कि या तो भेज दे मुझे, नहीं हाँ मेरे को खरीद पौधा खड्डा जाओ, जो हो वो कर लेना। उससे आए दिन मुझे धमकी मिलती रहती है। उसके बावजूद हमने पुलिस बल और ये भी अब जाके पहले अच्छी मदद करी, पर अब जाके शासन और राजस्व विभाग अब कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि मौके पे मेरा कब्जा होने के बावजूद अब वहाँ खंबे दिन में लगा 2 तारीख के दिन लगा गया है और आखिरी में आशिक मेव ने उनके साथीगण के साथ खंबे सब निकला दिए, जबकि 30 खंबे लगाए थे। और मैं खुद एक गरीब हूँ, मैं तो पैसे करके वो सब कुछ काम कर रहा था, पर खंबे सब कुछ निकाला दिए और टुकड़ा की फुटवा दी, जबकि मौके पर कब्जा मेरा है, मुझे मिला आगे मेरा कब्जा है, पर जो चुनाव चिन्ह निशान थे वो सब खंबे उन्हें निकाल के दिए और कि कब्जा ये नहीं है हमारा है, ऐसा करके ने बात और जो झगड़ा होगा उनसे और मारने आने के आए दिन धमकी दे रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं। और इसमें मैंने शिकायत बाकी तहसीलदार साहब को भी करी कि ऐसा ऐसा है, एसडीएम साहब को भी, तो एसडीएम साहब भी थोड़ा टाल मटोल रहे कि हाँ ठीक है ऐसा है वैसा हम करवाएंगे, तुम ये मत करो। और तहसीलदार साहब को भी वापस पटवारी साहब ने वो रिपोर्ट भी पहुंचा, पंचनामा भी पहुंचा गया कि हमने मौके पर जहाँ कब्जा दिया है तो वहाँ लाइसेंस चिन्ह हटा दिए हैं, वो रिपोर्ट भी वापस प्रस्तुत कर दी। पर वो वहाँ से राज्य से वो रिपोर्ट थाने में नहीं पहुँचा रहे और थाने वाले भी इसमें प्रशासन पुलिस प्रशासन भी थोड़ा सख्ती से ये नहीं कर रहा। और जिनने भी सबने मारपीट करी हमारे साथ, इन पर केस और इनको कोई जेल अभी कुछ भी ये नहीं हुआ है, बस सब फरारी काट रहे हैं। आगे आप क्या चाहते हैं? उन्हें बहुत ये करा कि नहीं थे, जमीन यहाँ है ही नहीं और हमें हमारा फुल नहीं जानने दिए, फिर भी हमने वो शासन ने और इनकी मदद से पहले मेरी नकली करके खंबे सब कुछ लगवाए गए। खंबे लगवाने के बावजूद आशिक में बोलता है कि कुछ नहीं, उसके साथीगणों को बोलता है कि मारो इनको, क्योंकि ये भराइता यहाँ आज अगर ज़मीन ले लेगा तो फिर रहेगा क्या, क्योंकि इसका मौके पे कब्जा ही हो गया है, तो फिर मारो इसको। तो उसके साथीगण ने मुझे और मेरे परिवार को
मेरा भतीजा संजू जो कि ट्रैक्टर बोला था कि आप ट्रैक्टर चला सकते हैं, आपका कब्जा हो गया और आप चलाओ ट्रैक्टर। आरआई साहब भी वहीं थे, पटवारी साहब, सब कुछ ने, पुलिस बल ने बोला कि आप ट्रैक्टर चलाओ। तो मैं ट्रैक्टर, जब मेरा भतीजा जलाने गया तो उन्हें लाठीचार्ज करी। वो आसिफ बोले कि मारो तुमको इन फरारियों को, ये इनको आज इनका कब्जा हो जाएगा। और इसके साथी और सब ने मिलकर हमें मारने लगे। मुझे जैसे झापट मारी आशिक ने झापट मारी, इतने में मेरी वाइफ आई, मुझे धक्का दे दिया। वो और बोले कि क्या है यहाँ, तुम ऐसे नहीं समझोगे, और लट मार चलने लगे। इसलिए वहाँ ज़्यादा वीडियो जो भी बना रहे सब हरा थे और सब भागने लगे। ये सब आरआई साहब ने भी देखा और पटवारी साहब ने भी देखा, वहाँ पुलिस बल भी था। और उसमें कांस्टेबल मैडम, जो उनका नाम मुझे, हाँ मैडम जी जो थी, वो भी मौके पे थे। अगर वो नहीं होते तो मेरा बच्चा, मतलब मेरा भाई का लड़का जो मैं भतीजा, वो मर जाता। क्योंकि आशिक जी को, वो आशिक कितना भी ये नहीं रहा उसमें कि कैसे क्या लट चलवाएं कि क्या कैसे क्या, इतना ये करा कि बच्चा मर जाता। अगर मैडम उसको ऐसे करके नहीं लेते ना तो लाठ चार्ज में बच्चा हमारा नहीं बचता। फिर उन मैडम का भी हाथ ये हो गया वहाँ बचाने में। तो उसके बाद जो उन्होंने सरकार में वादा करी, मैडम से भी आग्रह थी। और हमारा जो माइंडिंग का था, उनने 2.5 बीघा जो उत्खनन कर दिया था, उसके लिए मैंने उज्जैन भी दी, तो वहाँ से नोटिस भी आया। पर फिर भी बोले कि तो अच्छा नहीं कर रहा है, और आए दिन धमकी तो आए दिन ही मिलती है हमें, और ये इसको मार डालेंगे। पर मैं जननाक्षा के निवासी हूँ, पिताजी का नाम गन्ना लाल जी है। मैं अनुसूचित जाति का हूँ, और चाय की दुकान करके मेरा परिवार का और मेरा पालन पोषण करता हूँ। और मैं मेरी पितृक जमीन जूना नागदा स्थित जो रंगोली गार्डन से सीधा रोड जाता है, उसमें भीमपुरा के समथिंग में ज़मीन है, गाँव जूना नागदा में। तो इस पर में जमीन टोटल 5.5 बीघा जमीन है। और ईट भट्टा संचालक आशिक मेव, जिनकी ज़मीन को खनन कर 2.5 बीघा जमीन को खोज दी गई, और बाकी पर उनने कब्जा कर रखा था, जिसकी मैंने सुनवाई उज्जैन और अपने नागदा में भी आवेदन दिया था। तो उनने मेरे को समझाई दी थी कि इसके लिए तो आपको नकदी उपती करवानी पड़ेगी और कागज़ सब कुछ। तो फिर मैंने हमारे नाम के जो कागज़ थे वो सब कुछ प्रस्तुत किए, और फिर उसके बाद जो मैंने इसके लिए सीमांकन का आदेश करवाया तहसीलदार साहब के कहने पर। फिर आदेश हुआ, मेरा सीमांकन का आदेश करवाया, नकदी हुई। नकदी में जब वहाँ भी आशिक में उन्होंने बहुत ये करा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, और कुछ क्या कर रहा है, ये मेरी ज़मीन है, ऐसा वैसा। और मुझे उस टाइम भी मारने की और छूट धमकी दी गई कि इसको तो मार देंगे, कि कोई दिक्कत नहीं, तू कर ले, आज तेरा कर ले, लेकिन ज़मीन नहीं ले पाएगा। मैं फिर शाम को जब ऐसा हुआ तो कि 2 लाख रुपये बीघा में देता हो तो दे दे, और ज़मीन सिर्फ मेरी पूरी ज़मीन वो सिर्फ 10 लाख रुपये में हड़पना चाहते थे, जबकि वो ज़मीन 1 करोड़ की लगभग समथिंग में आती है। उसके बाद फिर जब वहाँ पर ऐसा हुआ तो हमें पटवारी साहब ने और सबने समझाई दी गई है कि आप झगड़ा मत करो, ऐसा करो, आप इसके खिलाफ अगर इनकी ज़मीन नहीं है तो केस करो। और हमने बोला कि आप 250 की कार्रवाई करो। फिर मैंने उसके बाद 250 की धारा 250 की पूरी कार्रवाई लड़ी। और उसके बाद जब पूरी ये करने के बाद फिर 2 तारीख को जब हमें मौके पर कब्जा मिला और मैं केस जीता, उसके बाद तहसीलदार साहब को हो गया, वहाँ केस भी चला। मेरा केस चलने के बाद तारीख भी मिली। उसके बाद मुझे जब आदेश मिला और हम मौके पर कब्जा पुलिस बल और आरआई साहब, पटवारी साहब सब कुछ लेके हमारा यही निवेदन है कि हमारी ज़मीन मिले, और जो भी उसने ये खनन करा उस पर कार्रवाई हो। जैसे कार्रवाई करी, लेकिन उस पर कार्रवाई हो नहीं रही है इस प्रकार से, और उनको ना अभी तक पुलिस बल ने कुछ ये करा है, उनको गिरफ्तार वगैरह कुछ भी नहीं किया गया। जिस दिन जमीन पे झगड़ा हुआ था जी, उस दिन पुलिस से भी हाथापाई हुई थी क्या? जी। तो पुलिस का कहना है कि पुलिस कर्मचारी के साथ कोई मारपीट नहीं हुई? हाँ पुलिस, हाँ बाबू जी, पुलिस ये क्या है ना कि उसके और पुलिस बल। तो ये पुलिस की बात में सच्चाई है या झूठ बोल रही पुलिस कि पुलिस कर्मचारी के साथ कोई मारपीट नहीं हुई? आप फुटेज में भी देख सकते हो, वो फुटेज भी है, उसमें मैडम के साथ हाथापाई हुई है, और खुद बोलने कि इसने मेरे को मारा है, ये भी हुआ। और जो उसके जिले में आपके लिए अलग से थाने खुले गए, वहाँ गए थे क्या? जी, जिले के कुछ थाने खुला, अर्जेंट थाना खुला रहता है, डिस्ट्रिक्ट में एक रहता है। वहाँ इस संबंध में आपने कोई आपके साथ में अत्याचार हो रहा है तो वहाँ करी क्या आपने एट्रोसिटी एक्ट?
उसमें अभी बाबूजी पहले मैंने एक बार पहले रिपोर्ट दे के आ गया था। नहीं, अभी आपके साथ में पुलिस वालों के सामने ही मारपीट हुई। यहाँ की पुलिस भी सुन रही, तो आपके लिए थाना बना हुआ है, डिस्ट्रिक्ट में थाना रहता है, जी तो जी, वहाँ आपने कुछ कार्रवाई करी कि वहाँ मैंने आवेदन बना लिया, वहाँ बस कल जाने का है, उसके लिए भी आवेदन बना लिया है हमने के लिए। आगे आप क्या करेंगे? आपकी समस्या है मतलब आपकी नहीं सुनी जाती, आगे आपको क्या करेंगे? अगर ये नहीं होगा तो बाबूजी मैं तो गरीब परिवार से हूँ और मैं आप मीडिया पर सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, मुझे मेरी तक जमीन दिलाया जाए और इस आशिक मेव के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाओ और मुझे न्याय दिलवाओ। आशिक मेव का अलावा और कितनी का कब्जा था? हाँ, शंभू गांव जुना नागदा में पूर्व में जमीन थी। आशिक मेव द्वारा जो कब्जा किया गया है उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं और शासन प्रशासन ये सुरक्षित नहीं है। देखा जाए जब जुना नागदा में 250 की इस व्यक्ति की तरफ से कार्रवाई हुई है, शासन प्रशासन के लोग कब्जा और अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा व्यक्ति हक दिलवाने के लिए गए, जब शासन प्रशासन के साथ ही धक्का मुक्की की गई। ठीक है, आशिक मेव पे ना तो शासकीय कार्य की बाधा वाली जो कार्रवाई होती है वो नहीं की गई है। ठीक है, अगर जो देखा जाए अभी पूर्व में बाईपास की घटना है, पुलिस सिर्फ इतनी कर रही है छोटी मोटी धारा करके। बाईपास के नज़दीक के गेट भट्टे के पास की एक कार्रवाई है सब, वहाँ कार्रवाई में ये हुआ था कि अगर जो पुलिस वाले के साथ में धक्का मुक्की हुई है तो तुरंत ये शासकीय कार्य की बाधा में उसके ऊपर प्रकरण दर्ज कर लिया गया था। अब यहाँ पर अतिश्री ये की जा रही है, आशीष मेव के बचाने का पुलिस प्रशासन मदद कर रही है उसके, वो मदद नहीं करना चाहिए। ये व्यक्ति अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। साथ ही हमारे हिंदू जागरण मंच के माननीय भेरूलाल जी टांग साहब, उनने अनुसूचित जाति वर्ग के एक व्यक्ति को जो इतनी मदद की हक की लड़ाई के लिए, उन्हें हक दिलाने का इतना प्रयास किया, उसके लिए धन्यवाद के पात्र है। साथ ही हम प्रशासन से यही निवेदन कर रहे हैं कि शासन प्रशासन शासकीय कार्य की बाधा वाला जो है प्रकरण दर्ज करे आशिक मेव के ऊपर, साथ ही इस व्यक्ति को न्याय दिलाए। सरकार के द्वारा हमेशा अनुसूचित जाति के लोगों को न्याय दिलाने के लिए कई प्रयास किए जाते हैं, लेकिन जो लोकल स्तर के राजनीतिक लोग होते हैं, नाम तो नहीं लूँगा, पर राजनीतिक लोग प्रशासन पे दबाव बनाते हैं, प्रशासन उनके कहने पर चलता है और इस कारण हमारे जो अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं उनको न्याय नहीं मिल पाता है। हमारे लगातार इंदौर के जो हमारे अखिल भारतीय भलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार जी है, वो लगातार लड़े लड़ते हैं। कई जगह ऐसी होती है कि कब्जा हो गया है साहब, कई घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता है, कई मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता है, गलियों से बारात नहीं निकालने दिया जाता है, उस पर भी कई बार वो लड़े लड़ते हैं साहब। और हम यही कब्जा मिलने के बाद सिर्फ आशिक मेव द्वारा तो आपको किया जा रहा है? हाँ, आशिक मेव के साथ उनके द्वारा नहीं किया जाए, उनके द्वारा भी किया जाए। उनके वो उनको ये कर रहे हैं कि तुम ये करो, लेकिन उनने ना उसके बाद वो ये नहीं कर रहा, आशिक मेव ज़्यादा ये कर रहे हैं और वो आशिक मेव ने पूरी ज़मीन ही हमारी ये करवा दी है। ऐसा भी सुनने में आया कि पूर्व में आपकी दादी द्वारा उनको कोई ज़मीन बेच दी गई थी। बाबूजी वो है ना, ज़मीन बेची नहीं थी, उनने क्या है कि उसको उस पर देते हैं ना, जैसे उस टाइप से वो कर रखा था और इनने फिर अनुबंध करवा दिया। पहले पढ़े लिखे थे नहीं दादी वगैरह, और उसमें फिर हमने ये भी करा उनसे निवेदन, और अगर ऐसा कुछ है तो पता, उनने ऐसा कुछ भी नहीं करा उनसे। न्याय मिले, आपके समाज की तरफ से आप क्या करेंगे? यदि न्याय नहीं मिलेगा तो फिर इसकी रूपरेखा आगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात कर और हिंदू जागरण मंच के भेरूलाल जी टांग साहब से बात करके और न्याय दिलाने के लिए हर स्थिति में खड़े रहेंगे। हमारे सर आपने आज अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, तो वो इसलिए कि आशिक मेव हमें आए दिन प्रताड़ित कर रहा है, उसने ज़मीन पर भी उत्खनन कर दिया है और उसने हमारी ज़मीन पर अवैध कब्जा कर रखा था और उसने अवैध रूप से खनन भी किया है 1.5 बीघा ज़मीन पर। और उसके लिए आज हमने आप सभी पत्रकार बंधुओं से चर्चित करी और हमें न्याय दिलाने के लिए मांग करी है। क्या पुलिस आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियोग्राफी में बताया गया कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, मेव पर क्या कारण था पुलिस नहीं कर रही? वो यही कारण है कि आशिक मेव एक पुलिस की साठगांठ में है, तो वो उनका एक मुख्यमंत्री के हिसाब से है और वो उनकी साठगांठ के हिसाब से
उन पर कोई प्रकरण दर्ज नहीं। तो मैं कहीं ना कहीं आप मतलब आरोप लगा रहे हैं पुलिस के ऊपर कि पुलिस के साठगांठ से एक कार्य हो रहा है और जिसके लिए मतलब पुलिस इसके ऊपर आरोप मतलब जो कार्रवाई नहीं कर रही है। किस तरीके से पुलिस के साथ हो रहा है? कहीं पुलिस के साथ उठना बैठना होता है? हाँ जी, पुलिस के साथ उनको उठना बैठना आए दिन वो कोई ना कहीं तोड़ करवाते रहते हैं और किसी न किसी मैटर में वो करते रहते हैं पुलिस वालों के साथ साठगांठ। तो इसलिए उनको मतलब ये माना है कि पुलिस के लिए एक तरह से वो जांच विभाग का काम कार्य करते हैं और दूसरा मुखबिर भी है। मुखबिर है तो पुलिस को शुभ लाभ कराते रहते हैं, इसलिए वो उन पर प्रकरण दर्ज नहीं करते। तो अभी जिस प्रकार से बताया आपने कि आपके साथ मारपीट भी हुई थी जी, तो कब की घटना है ये? दो अभी जून की बात है। अच्छा, आपका नाम, आप कौन है? क्या नाम है? मेरे पापा है। तो हम सुनते हैं। क्या नाम बताया आपने? पन्ना लाल। हाँ, क्या हुआ था अभी आपके साथ में जो घटना हुई है? साथ ये कब्जा दिलवाने गए तो इनके साथ में मारा पीटी करी इन लोगों ने। अच्छा, साथियों ने। अच्छा, तो मेरे कुछ कम सुना बहुत में तो गए। अच्छा। उज्जैन जिले की महिदपुर तहसील के महिदपुर सिविल अस्पताल में भारी अनियमितता देखी गई। एक महिला पेशेंट अनीता सोनोग्राफी के लिए अपना नंबर लगाने गई हुई थी। उस महिला के भाई के मित्र उसकी बहन से मिलने पंकज यादव गए थे, तो उस महिला का सोनोग्राफी का नंबर नहीं लग रहा था, जो ओपीडी में डॉक्टर शकील नागौरी लगा रहे थे एवं मरीजों की पर्ची बना रहे थे। तो पंकज यादव को लगा कि यह डॉक्टर तो आरबीसी के हैं, ये मरीजों का ओपीडी में बैठकर इलाज कैसे कर सकते हैं। इनका काम है फील्ड में लाकर बच्चों की स्क्रीनिंग करना। आरबीएस के प्रोग्राम के अंतर्गत इनको ओपीडी में बैठकर इलाज करने का कोई राइट्स नहीं है एवं इनको राज्य शासन से प्रतिबंधित है और इनकी ओपीडी में ड्यूटी कर ही नहीं कर सकते। फिर भी यह डॉक्टर ओपीडी में बैठकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। इससे आरबीएस के काम प्रभावित हो रहे हैं और अभी तो वैसे भी आंगनवाड़ी की छुट्टी चल रही है और डोर टू डोर जाकर बच्चों की स्क्रीनिंग करनी है और यहाँ बैठकर फर्जी एंट्री कर रहे हैं और ओपीडी में बैठकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं और ना ही इन्हें एलोपैथी दवाई देने का राइट्स है। फिर भी यह क्यों लोगों की जान से खेल रहे हैं? कल से किसी मरीज को कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इनका काम यूनानी पद्धति से काम करने का है, यह एलोपैथिक दवाई कैसे दे सकते हैं? इन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। इसको लेकर पंकज यादव ने डॉक्टर शकील से पूछा तो वहां से बिना बताए चले गए। जब मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रामपुरे से पूछा तो उन्होंने स्टाफ की कमी के कारण आज ओपीडी में ड्यूटी की बात कही है। पंकज यादव का कहना है कि महिदपुर अस्पताल में भारी अनियमितता चल रही है। जब सीएमएचओ उज्जैन से पंकज यादव ने फोन पर बात की तो उन्होंने भी इस बात पर कहा कि इस डॉक्टर को ओपीडी में इलाज करने का कोई राइट्स नहीं है एवं बीएमओ डॉक्टर भामर को फोन पर जानना चाहा तो उन्होंने कहा ऐसा कोई राइट्स नहीं है, मेरे संज्ञान में मामला आया है, मैं देखती हूँ। ये ओपीडी ने इलाज नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ डॉक्टर रविंद्रपाल राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम नोडल अधिकारी से बात की है तो उन्होंने यह भी बताया कि यह ओपीडी में इलाज का कोई राइट्स नहीं है। इनका काम फील्ड का है, ये ओपीडी में ड्यूटी एवं मरीजों का इलाज नहीं कर सकते हैं। शिकायतकर्ता पंकज यादव का कहना डॉक्टर शकील नागौरी एवं पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि किसी मरीज की सेहत से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अब आगे देखते हैं कि जिलाधिकारी सीएमएचओ डॉक्टर पटेल इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। हॉस्पिटल में इलाज का मामला है, क्या है पूरा विस्तार से बताइए। हमारे कार्यकर्ता की बहन है जो कि सोनोग्राफी कराने गई थी वहाँ पर, तो तबीयत खराब थी उनकी, तो हम लोग देखने गए थे सभी। वहाँ एक डॉक्टर शकील नागौरी जो ओपीडी में बैठे थे। एक्चुअली मैं उनको जानता भी हूँ, महिदपुर के भी हैं और यूनानी पद्धति से जो इलाज होता है उसके तो आरबीएस के डॉक्टर हैं। आरबीएस के डॉक्टर का काम होता है बच्चों की स्क्रीनिंग करना, फील्ड में काम करना। तो मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि ये यहाँ पे कैसे बैठे ओपीडी में। उनसे मैंने पूछा तो कई मरीजों की वो पर्ची बना रहे थे, मुझे गलत लगा। मैंने उनसे बोला, इसमें उन्होंने भागने की कोशिश की, जानकारी देने से मना करा। फिर डॉक्टर रामपुरे से बात करी मैंने कि आरबीएस के डॉक्टर हैं, इनको फील्ड में जाके काम करना है, जबकि राज्य शासन से प्रतिबंधित है ये। ओपीडी कोई भी आरबीएस के डॉक्टर ओपीडी में नहीं बैठ सकता। मान लो उनको घटना दुर्घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? क्योंकि आपका जो काम है यूनानी पद्धति से इलाज करने का है और आप एलोपैथिक दवाइयाँ लिख रहे हैं, ये कैसे संभव है? और मैं तो कहता हूँ कि ऐसे लोगों पे एफआईआर होना चाहिए। आप सरकार के खिलाफ जाके काम कर रहे हैं और मरीजों की जान से खिलवाड़ हो रहा है उसमें, तो कार्रवाई चाहते हैं आप? बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि इस पर एफआईआर होना चाहिए। और ये जो डॉक्टर जो इससे क्या है, आरबीएस के जो प्रोग्राम है वही प्रभावित हो रहा है, सरकार का जो प्रोग्राम है प्रभावित हो रहा है। ये आरबीएस के बोल रहे हैं, इसमें क्या काम रहता है इन डॉक्टरों का? आरबीएस के में क्या है कि ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़ा हुआ है। इसमें जो बच्चे रहते हैं इनको आंगनवाड़ी क्षेत्रों में जाके इनका स्क्रीन करने का काम रहता है। अभी जो है अभी आंगनवाड़ियाँ बंद हैं, तो अभी इनको जो काम दिया है वो डोर टू डोर इनको बच्चों की स्क्रीनिंग करना है, स्क्रीन करना है जाके।
तो ये यहीं पे बैठ के रजिस्टर मेंटेन कर रहा है और इलाज कर रहे हैं यहाँ पे सबका? यहीं पर इलाज कर रहे हैं। इलाज तो कर ही नहीं सकते। क्या नाम है आपका? पंकज यादव।